हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का पेपर जो है वो इस टाइम जो है डिस्कस कर रहे हैं। और हम इसमें काफ़ी सारे जो टॉपिक हैं वो हम लोग क्लियर कर चुके हैं। जो स्टार्टिंग के चैप्टर हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हमारा जो है वो आधुनिक कालीन जो शिक्षा हमारा टॉपिक था उसमें हमने दो भाग में बताया था कि उसको दो भाग में पढ़ना है। एक पढ़ना है आपको स्वतंत्रता से पूर्व कैसी थी भारतीय जो शिक्षा व्यवस्था थी आधुनिक काल की, और एक हमें पढ़ना है स्वतंत्रता के बाद। तो स्वतंत्रता के पहले वाला टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास जो है वो स्वतंत्रता के बाद जो हमारा भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, कौन कौन से आयोग वगैरह बने, वो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ जो डीएलएड कर रहे हैं। और अगर चैनल पे पहली बार आ रहा है तो बस इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं स्वतंत्र भारत में शिक्षा कैसी थी, यानी आज़ादी के बाद। आज़ादी के पहले आप लोगों ने देखा आपके कुछ आज्ञा पत्र आए थे। 1813 का आज्ञा पत्र, 1833 का आज्ञा पत्र, फिर मैकाले के विवरण पत्र आए। उसके बाद 1853-54 में आपके फिर एक आज्ञा पत्र आया। तो इस तरीके से भारत में शिक्षा जो ब्रिटिश सरकार थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्हीं के आज्ञा पत्र के अनुसार जो है चली जा रही थी। लेकिन जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ उसके बाद फिर भारतीय जो स्वतंत्र भारत था उसके सामने चुनौतियाँ थी कि अब शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी। क्योंकि किसी भी देश की तरक्की, कोई भी देश डेवलप करता है तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। क्योंकि जैसा वो देश शिक्षित होगा तभी उस देश की तरक्की होगी। तो शिक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती थी स्वतंत्र भारत के सामने कि अब हमें अपने देश को, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हो चुका है, तो हमें अपने देश को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। तो उसमें शिक्षा के लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा, किस तरह की चीज़ें हमें अपने शिक्षा व्यवस्था में लानी पड़ेंगी। तो उस लिए भारत सरकार के सामने जो है काफ़ी चीज़ें आई, काफ़ी चुनौतियां शिक्षा से संबंधित आई। तो इसी के संबंध में भारतीय जो स्वतंत्र भारत था हमारा, उसने सोचा कि अब हमें, भारतीय सरकार ने सोचा कि अब हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो उसी टॉपिक को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि शुरुआत आखिर किस तरीके से स्वतंत्र भारत में शिक्षा की हुई, किस तरीके से काम शुरू हुआ शिक्षा से संबंधित स्वतंत्र भारत में। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे है कि 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद सरकार ने शैक्षिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए विभिन्न शिक्षा आयोगों की स्थापना की और भारत में शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए व्यापक नीतियों की सिफारिश की। यानी जब भारत आज़ाद हो गया, जब इस तरह की चीज़ें चलती आ रही थी, अब हमें हमारे सामने, यानी सरकार के सामने क्या थी, शैक्षिक चुनौतियाँ थी। क्योंकि अब सरकार को ये था कि हम किस तरीके से अपने देश की शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करें, बेहतर करें, ताकि हमारा देश आगे जाके और बेहतर हो पाए। अब उसके सामने, भारत सरकार के सामने जो शैक्षिक चुनौतियाँ थी, तो उसके समाधान करने के लिए भारत सरकार ने क्या सोचा कि हम कुछ शिक्षा आयोगों की स्थापना करेंगे और अगर कुछ ज़रूरत पड़ा तो हम कुछ शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए हम व्यापक नीतियों का जो है उसकी भी सिफारिश करेंगे, यानी हम कुछ नीतियों को भी अप्लाई करेंगे। अब ये बात भारत सरकार द्वारा कही गई 1947 में। भारत सरकार जब भारत आज़ाद हुआ तब ये बात कही गई सरकार द्वारा। अब जब ये बात कही गई तो फिर इसको अप्लाई भी करना था। तो अप्लाई करने के लिए क्या हुआ कि 1948 में भारतीय केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने 2 आयोगों का गठन करने का निर्णय लिया। यानी अब पहले तो बात हुई थी हमें शुरुआत कैसे करनी है, तो उन्होंने कहा कि अब हमें आयोग बनाने पड़ेंगे। फिर 1948 में जब ये बात हुई कि आयोग बनाना है, उसकी स्थापना करनी है, तो 1948 में केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने 2 आयोगों का गठन करने का निर्णय लिया कि हम 2 आयोग बनाएंगे। एक आयोग हम बनाएंगे विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए और दूसरा माध्यमिक शिक्षा के लिए। यानी एक विश्वविद्यालय जो शिक्षा है उसके लिए हम बनाएंगे, फिर और एक माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या बदलाव होने चाहिए, उसकी शिक्षा व्यवस्था किस चीज़ के अनुरूप होनी चाहिए, उसके लिए हम एक गठन बनाएंगे। यानी 2 गठन, शुरुआत में 2 आयोग बनाने की बात हुई, एक विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए और एक माध्यमिक शिक्षा के लिए। क्योंकि अभी तक चीज़ें जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में जो चली आ रही थी उसी के अनुरूप चल रही थी। तो अभी शुरुआत इन्होंने किया कि हम भाई इस लेवल पे शुरू करेंगे, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे आने वाली चीज़ें बढ़ेंगी, हम और भी करेंगे, लेकिन शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। एक विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए आयोग बनाएंगे और एक माध्यमिक शिक्षा के लिए। तो ये तो हुई शुरुआत की, स्वतंत्र भारत में शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई। अब हम यहाँ पे चलेंगे विश्वविद्यालय शिक्षा के आयोग की। तो सबसे पहला आयोग जो बना था वो बना था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो अब हम उस टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में आप लोग क्या क्या देखेंगे, आज की वीडियो में आप लोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग देखेंगे, आप लोग माध्यमिक शिक्षा आयोग देखेंगे, इसके साथ ही मैं कोठारी आयोग भी डिस्कस करूंगी आज की वीडियो में। इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम इसके आज के मतलब जो हमारा टॉपिक है स्वतंत्र भारत में शिक्षा,
इसके बचे हुए टॉपिक को हम एक नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, कम समय में आपकी क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। तो हम बात करते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की। तो देखिए, विश्वविद्यालय शिक्षा जो आयोग है, ये हम लोग इसका जो ड्यूरेशन मानते हैं, जो समय काल हम लोग कह सकते हैं, वो चला 1948 से 1949। तो इस आयोग की स्थापना को भी 1948, तो 1949 में फिर ये सुझाव प्रस्तुत किए गए थे। तो इसका जो ड्यूरेशन होगा वो 1948 से 1949 होगा। अब इस आयोग को आपसे राधा कृष्णन आयोग भी कह सकता है, यानी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राधा कृष्णन आयोग की स्थापना कब हुई, राधा कृष्णन आयोग किसके द्वारा स्थापित किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो ये हो सकता है कि प्रथम आयोग कौन था, देश का यानी स्वतंत्र भारत का सबसे पहला शिक्षा आयोग कौन सा था। आपको ऑप्शन दे दी जिसमें कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का नाम ना हो, केवल राधा कृष्णन आयोग हो। तो आपको पता होना चाहिए कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को ही हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को ही राधा कृष्णन आयोग कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये राधा कृष्णन जी के अध्यक्षता में इस जो आयोग था इसका गठन हुआ था। तो वो भी आपको यहाँ पे, मैं देखिए बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं चलूँगी, जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, केवल हम वही सॉलिड पॉइंट जो है देखेंगे। तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि हमारे देश के स्वतंत्र होने के लगभग 1 वर्ष पश्चात 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग राधाकृष्णन कमीशन को गठित किया गया। यानी आपसे देखिए क्वेश्चन ये शायद पूछा भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो पूछा है कि राधाकृष्णन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इसका यानी ये जो आपका आयोग है राधाकृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ये हम 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में इस आयोग का या इस कमीशन का या इस राधाकृष्णन आयोग या राधाकृष्णन कमीशन भी आप कह सकते हैं को गठित किया गया था। ठीक है, इसको कब गठित किया गया था, 4 नवंबर 1948 को। अब यह स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला शिक्षा आयोग स्वतंत्र भारत का कौन सा था, आपका राधाकृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। अब इस आयोग ने तत्कालीन भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति, उनकी समस्याओं और उन समस्याओं को दूर करने के संबंध में सुझाव 1949 में दिए थे। अब ये जो आयोग था, इसके नाम में ही देखिए विश्वविद्यालय शिक्षा है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कि इसका मेन उद्देश्य क्या था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये उच्च शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना था। ठीक है, इस आयोग का उद्देश्य उच्च शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना था। क्यों, क्योंकि देखिए ये बात हो रही है विश्वविद्यालय की। तो इस आयोग ने क्या किया कि उस समय के यानी तत्कालीन मतलब उस समय की जो भारतीय विश्वविद्यालय थी उसकी स्थिति कैसी है, उसकी समस्याएं क्या है और उन समस्याओं को दूर किस तरह से हम कर सकते हैं, इसके संबंध में सुझाव जो है इस आयोग द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। यानी ये आयोग पूरी तरह से विश्वविद्यालय शिक्षा यानी उच्च शिक्षा से संबंधित चीज़ें जो है अपने आयोग में रखा था। इसीलिए इस आयोग को जो है हम लोग कहते हैं कि ये आयोग उच्च शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के उद्देश्य से बनाया गया था। अब इस आयोग यानी ये जो सुझाव प्रस्तुत किए गए थे वो कब किए गए थे, 1949 में किए गए थे। बस आपको राधाकृष्णन आयोग के बारे में इतना जानना है। फिर हम इनके सुझावों को देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या सुझाव प्रस्तुत कर दिए गए थे। अब इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें कही गई हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सुझाव बताइए। तो हम सुझाव के बारे में अगर देखें तो देखिए, आप पहले तो आप एक चीज़ और जान लीजिए कि अगर आपसे सुझाव पूछता है या संस्तुतियाँ पूछता है, क्या पूछता है, संस्तुतियाँ, आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि क्या राधाकृष्णन आयोग की संस्तुतियाँ बताइए। तो संस्तुतियाँ पूछे या सुझाव पूछे, आपको ये लिखना है। इसके साथ ही अगर आपसे ये कहता है कि राधाकृष्णन आयोग की 4 विशेषताएं बताइए, या क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपसे पूछे भी हैं प्रीवियस एग्जाम में, आयोग से संबंधित कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे भी हैं कि सुझाव बताइए या विशेषताएं बताइए। तो अगर आपसे पूछता है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की 4 विशेषताएं बताइए, तब भी आपको इन्हीं में से 4 पॉइंट लिख देने हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो अच्छे के लिए बताई गई हैं। तो अच्छे के लिए बताई गई हैं मतलब ये इसकी विशेषताएँ हैं, तो आपको यही करना है। तो अब क्या क्या पॉइंट है हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि मातृभाषा या आधुनिक भारतीय भाषा की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। यानी अभी तक जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी की चीज़ें थी उसमें अंग्रेजी भाषा को बहुत महत्व दिया गया था, हमारी भारतीय भाषा को महत्व नहीं दिया गया उतना जितना कि मिलना चाहिए था। वो लोग अपनी अंग्रेजी भाषा को ही ज़्यादा महत्व देते थे। तो अब विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, क्योंकि पहला आयोग था भारतीय स्वतंत्र भारत का, तो उसने ये कहा कि मातृभाषा या जो आधुनिक भारतीय भाषा है उसकी शिक्षा को बढ़ावा मिलना चाहिए, क्योंकि हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं, हमारे देश की भाषा ये है तो हम अपनी भाषा का समर्थन करेंगे। इसलिए ये बात उन्होंने अपने आयोग के सुझाव में रखी। दूसरी बात इन्होंने क्या रखी
कि विश्वविद्यालय में परीक्षा के दिनों की अतिरिक्त, यहाँ के होगा, ठीक है, की नहीं होगा, के होगा, परीक्षा के दिनों के अतिरिक्त कम से कम वर्ष में 180 दिनों की पढ़ाई होनी चाहिए। मतलब कि जो विश्वविद्यालय हैं, ऐसा नहीं कि छुट्टियां छुट्टियां हो रही है, उसमें ऐसा था कि परीक्षा के जो दिन हैं वो तो काउंट होंगे, उनके अलावा यानी उसको छोड़ के 180 दिन की कम से कम विश्वविद्यालय में पढ़ाई होनी चाहिए। ये बात उन्होंने रखी क्योंकि हमें अपने शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करना था, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। और तीसरा पॉइंट आयोग ने क्या सुझाया था कि वैसे आयोग ने बहुत सारे पॉइंट रखे थे अपने सुझाव में, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण सुझावों को ही डिस्कस करेंगे, हम सारे पॉइंट नहीं रखेंगे। हम जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है हम केवल वो डिस्कस कर रहे हैं। अगला पॉइंट है कि आयोग ने सुझाव दिया कि कला, विज्ञान, व्यावसायिक और तकनीकी विषयों के लिए विश्वविद्यालयों में अलग अलग विभाग खोले जाने चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि खिचड़ी हो जाए, विश्वविद्यालय में सभी बच्चे एक साथ ही आके पढ़ रहे हैं, सब लोगों का शौक अलग है, सब लोग कुछ लोग कला के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, कुछ लोग विज्ञान में, कुछ लोग तकनीकी में, व्यवसायिक क्षेत्र में, तो सब लोग अलग अलग विभाग में जाना चाहते हैं। तो ऐसा ना हो कि सभी बच्चों को साथ में पढ़ाई जो है कराई जाए, तो उससे बच्चों का ही घाटा है। अगर हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था बेहतर करनी है तो हमें हर क्षेत्र के लिए अलग अलग विभाग जो है विश्वविद्यालय में खोले जाने चाहिए, ताकि सभी बच्चे अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। चौथा पॉइंट है कि उच्च शिक्षा का संगठन 3 स्तरों में किया जाए, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं अनुसंधान। मतलब उन्होंने जो उच्च शिक्षा का जो संगठन था उसको भी बताया कि ये 3 स्तर में होना चाहिए, स्नातक और स्नातकोत्तर और अनुसंधान, जिससे कि आज हम लोग कहते हैं ना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब कि जैसे बीएससी, बीए वगैरह हुआ, बीबीए हुआ, ये सभी स्नातक के क्षेत्र में आ गए। जैसे आप एमएससी कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो ये आपके स्नातकोत्तर में आ गए। और जो पीएचडी वगैरह करते हैं वो अनुसंधान के क्षेत्र में आ गए। तो उन्होंने बताया कि उच्च जो शिक्षा है उसको 3 स्तरों में जो है बांट दिया जाए, स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान। 5वां पॉइंट इन्होंने क्या बताया अपने सुझाव में कि पाठ्यक्रम में व्यापकता एवं लचीलापन होना चाहिए, ताकि छात्रों को अपने रुचि के हिसाब अनुसार शिक्षा विषयों का चयन करने का अवसर मिले। यानी उन्होंने कहा कि सभी बच्चों का शौक अलग है, ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो पाठ्यक्रम हो उसमें क्या हो, व्यापकता हो, मतलब उसका रेंज अच्छा खासा हो। जैसे कला का, विज्ञान का, व्यवसायिक का, तक है ना, अलग अलग क्षेत्र है। कला में भी अलग, विज्ञान में भी अलग अलग क्षेत्र होंगे। जैसे विज्ञान में भी कुछ लोगों को केमिस्ट्री है, किसी का फिजिक्स है, किसी को बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी जूलॉजी है, तो उसमें भी अलग अलग क्षेत्र हैं। उस तरह व्यवसायिक में अलग अलग क्षेत्र हैं। तो उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए, व्यापकता और लचीलापन होना चाहिए, ताकि बच्चे जो है अपनी रुचि के हिसाब से जो विषय है उसका चयन कर सकें। तो ये चीज़ें मिलनी चाहिए, क्योंकि सबके शौक अलग है, सबका इंटरेस्ट अलग है, तभी जो है देश आगे बढ़ेगा। जब हर फील्ड में लोग हमारे यहाँ काम करेंगे, हमारे बच्चे जो है जो पढ़ रहे हैं वो हर फील्ड में आगे बढ़ेंगे, तभी देश भी जो है डेवलप करेगा। तो इसके हिसाब से उन्होंने ये पॉइंट रखा। अगला उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए निबंधों के साथ साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों और मौखिक प्रश्न परीक्षाओं का भी आयोजन किया जाना चाहिए। यानी परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए उन्होंने कहा कि निबंध वाले तरीके हैं वो भी होने चाहिए, साथ ही कुछ ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का भी होना जरूरी है परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत, और मौखिक परीक्षाएं जो है उसका भी आयोजन होना चाहिए। यानी हर तरीके को उन्होंने इन्वॉल्व करा। अगला पॉइंट है छात्रों के लिए पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं की व्यवस्था की जाए, क्योंकि अगर उच्च शिक्षा की बात की जाए तो उच्च शिक्षा में बच्चा सब कुछ शिक्षक पर डिपेंड होकर नहीं सीख सकता है, या शिक्षक सब कुछ नहीं सिखा सकता है हर बच्चे को। तो इसलिए उन्होंने कहा कि पुस्तकालय होनी चाहिए, प्रयोगशाला की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि बच्चे बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग चीज़ें जान सके, जानकारी ले सके, और प्रयोगशाला हो ताकि वो करके सीख सके। तो इन सब की व्यवस्था भी होनी चाहिए विश्वविद्यालय स्तर पे। और उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया जाए, वो जो विश्वविद्यालय का मार्गदर्शन करे, यानी विश्वविद्यालय को किस तरीके से कार्य करना है, कहाँ कार्य करना है, तो उस किस तरीके से यानी विश्वविद्यालय का संचालन किस तरीके से हो, तो मार्गदर्शन दिखाने के लिए विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाने की बात भी इन्होंने अपने सुझाव में बताई। तो इत्यादि मैंने लिख दिया है, और भी काफ़ी पॉइंट है, लेकिन इतना मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया, तो इतना आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि अगर हो सकता है ये इतना इंपॉर्टेंट ना हो तो इसको ना पढ़े, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैं पढ़ा दे रही हूँ तो इसका आपके सेकेंड पेपर में आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सेकेंड पेपर में आपको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, उसके सुझाव क्या हैं, उसके गुण, उसके दोष, सब आपको पढ़ने हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी, आप लोग इसको पढ़ लेंगे तो आपको सेकेंड पेपर में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। उसमें मैं विशेषताएं या गुण अलग से भी करके बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए आप लोगों को मैं यहाँ पे बस बता दे रही हूँ कि अगर आपसे मान लीजिए इस पेपर में विशेषताएं पूछ देता है तो आप इसी में से 4 पॉइंट रख सकते हैं।
तो यहाँ पर जो है, जैसा ऐसा नहीं कि आप विशेषता में आप लोग ये रख दीजिए कि इसने अतिरिक्त कम से कम 180 दिनों की पढ़ाई, ये सब नहीं। जो अच्छा कि इन्होंने भारतीय शिक्षा को बढ़ावा दिया इस आयोग ने। इस आयोग ने सुझाव दिया कि कला, विज्ञान, व्यावसायिक और तकनीकी के लिए अलग अलग विभाग खोले जाएं, और इन्होंने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए जो है कुछ उपाय बताए। इन्होंने पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं की व्यवस्था के बारे में हमें बताया। तो इस तरीके से आप विशेषताएं जो है अपने बना के जो है लिख सकते हैं। अब आपको पॉइंट पता है तो आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हमें किस तरीके से लाइन को लिखना है। अब हमारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यहाँ पे समाप्त हो जाता है। बात आती है माध्यमिक शिक्षा आयोग की। अब माध्यमिक शिक्षा आयोग हम लोग मुदालियर आयोग भी कहते हैं, और ये 1952, इसको 1952-53 भी मान के चलते हैं कि 1952 और 53 की ये आयोग हमारा 1952 और 1953, यानी ड्यूरेशन उसका 1952 और 1953 है। अच्छा, तो अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है। इसमें भी थोड़ा छोटा छोटा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको केवल ये पूछेगा कि ये कब बना था, ये आयोग की स्थापना कब हुई थी, इस आयोग को कि ये आयोग किसके नाम पे रखा गया था। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की जांच के लिए डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में 23 सितंबर 1952 को माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की। तो कब हुई, क्योंकि दो आयोग बनाने की बात हुई थी, एक विश्वविद्यालय के लिए, एक माध्यमिक शिक्षा के लिए। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग क्या है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की जांच के लिए बनाई गई थी, माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए बनाई गई थी। और भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की जांच के लिए डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ठीक है ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में 23 सितंबर 1952 को माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के नाम पर इस आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अध्यक्ष यही थे और इन्हीं की अध्यक्षता में ये आयोग बना था, इसलिए इन्हीं के नाम पे इसका नाम भी हो गया मुदालियर आयोग। अब इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1953 में पेश की थी, जब उसने माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की जांच वगैरह की, और 1952 में शुरू की 23 सितंबर, और 1953 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी भारत सरकार के सामने। अब इस आयोग ने शिक्षा में सुधार के लिए कई सिफारिशें की, यानी इन्होंने माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए काफ़ी चीज़ें बताई। तो वो चलिए अब हम देख लेते हैं। तो आपसे क्वेश्चन देखिए, बस इसी में से घुमा फिरा के ही पूछेगा। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशें व सुझाव क्या हैं। तो पहला तो इन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाए, यानी हर प्रांत में एक प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड हो, ताकि वहाँ की चीज़ें, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था के बारे में अच्छे से पता चल सके। और दूसरा पॉइंट इन्होंने रखा कि जिन राज्यों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना नहीं हुई है, उन राज्यों में अतिशीघ्र इसका गठन किया जाए। मतलब जी हाँ, जहाँ जिस राज्य में अभी भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी स्वतंत्रता के बाद देखा जाए तो जहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना नहीं हुई है, उन राज्यों में जल्दी से जल्दी यानी अतिशीघ्र जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए, ताकि माध्यमिक शिक्षा जो है सुचारू रूप से चल पाए उस राज्य में। तीसरा पॉइंट यहाँ है कि 4 या 5 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा हो। मतलब इन्होंने ये बताया कि जो प्राथमिक शिक्षा का ड्यूरेशन है वो कम से कम 4 से 5 वर्ष की होनी चाहिए, तथा सेकेंडरी शिक्षा के 2 भाग होने चाहिए। मतलब इन्होंने कहा कि सेकेंडरी शिक्षा 2 भागों में होनी चाहिए और प्राथमिक शिक्षा 4 से 5 वर्ष की होनी चाहिए। अब चौथा इन्होंने कहा कि MCQ परीक्षण पद्धति को अपनाया जाए। इन्होंने जैसे अभी आपने देखा कि विश्वविद्यालय में उन्होंने काफ़ी सारी बात की थी, और इन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा पे जो है MCQ परीक्षण पद्धति को जो है अपनाया जाए। और पांचवा पॉइंट है तकनीकी शिक्षा के संबंध में तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए, यानी बच्चों को तकनीकी शिक्षा अच्छे से मिल पाए, इसके लिए तकनीकी शिक्षा विद्यालय में अच्छे से माध्यमिक शिक्षा लेवल पे अच्छे से हो पाए। तो उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना करनी चाहिए। और अगला पॉइंट इन्होंने बताया अपने सुझाव में कि पाठ्यक्रम में विविधता लाने की सिफारिश की गई, यानी इस आयोग में पाठ्यक्रम में विविधता लाने की सिफारिश की गई। मतलब अलग अलग चीज़ें पाठ्यक्रम में लाने की कोशिश की गई, ताकि बच्चे हर फील्ड में आगे बढ़ सकें। तो ये भी एक पॉइंट रखा गया। और सातवां इन्होंने कहा कि पाठचर्या वास्तविक जीवन से संबंधित हो। मतलब पाठचर्या ऐसा ना हो कि काल्पनिक दुनिया से हो। उन्होंने कहा कि जो भी बच्चा माध्यमिक स्तर पर चीज़ें सीख रहा है, वो जो भी उसका पाठचर्या है वो वास्तविक जीवन से संबंधित हो, तभी बच्चा जो है अच्छे से चीज़ों को समझ पाएगा। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं, जीन पियाजे वगैरह आपने पढ़ा ही होगा अपने लेवल पे, और जो BTC के बच्चे उनको बता दें कि बच्चे का जो बौद्धिक स्तर है ना, वो बौद्धिक स्तर एक लेवल पे होता है। मतलब अगर आप अमूर्त चिंतन की बात करें तो वह किशोर अवस्था का जो ड्यूरेशन होता है, तब जो बच्चा जो है वो अमूर्त चिंतन की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन अगर हम माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा में बच्चा जो है अमूर्त चिंतन यानी बिना देखे काल्पनिक चीज़ों को भी इमेजिन करके समझ सकता है। लेकिन जो आपका माध्यमिक स्तर है, माध्यमिक स्तर पे बच्चा चीज़ों को देख के ही, या जो चीज़ें उसकी रियल लाइफ में है, वास्तविक जीवन में है, तभी वो अच्छे से चीज़ों को समझ पाएगा। इसीलिए इस आयोग ने कहा कि जो पाठचर्या है वो वास्तविक जीवन से संबंधित हो।
अगला पॉइंट है कि पाठचर्या स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया जाए, यानी ऐसा हर राज्य अलग है और वहाँ की स्थानीय जो परिस्थिति है वो भी अलग है। तो उन्होंने कहा कि पाठचर्या ऐसा ना हो कि एक ही हो पूरे देश में। तो उन्होंने कहा कि जो पाठचर्या है वो स्थानीय जो परिस्थिति है उसके अनुरूप हो, यानी उसको ध्यान में रखकर बनाई जाए। कुछ चीज़ें वहाँ की स्थानीय चीज़ों को लेके पाठचर्या में उसके इन्वॉल्व की जाए बच्चों के, ताकि बच्चा जो है अपने आसपास की चीज़ों को या अपने जगह की चीज़ों के बारे में भी अच्छे से जान पाए। नौवा, इन्होंने कहा कि बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता हो, क्योंकि महिला शिक्षा जो है वो काफ़ी पीछे रह गई थी। अभी तक अगर देखा जाए तो महिला शिक्षा बहुत ज़रूरी थी, और महिला शिक्षा के लिए इम्पोर्टेंट था कि महिलाओं की शिक्षा तभी हो पाएगी जब उनकी शिक्षा को प्राप्त करने की उनको पूरी स्वतंत्रता मिले। तो ये बात भी इन्होंने अपने पॉइंट में रखी, अपने सुझाव में रखी। और अगला है कि बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए बालिका विद्यालय खोले जाएं, क्योंकि हो सकता है कि अध्यापक जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को या जो उसकी लड़कियां हैं वो अपने बालिकाओं को विद्यालय न भेजें इस डर से भी कि साथ में है लड़के हैं या सेफ फील न कर पा रहे हों। तो उन्होंने कहा कि अभी शुरुआत है, देश अभी आज़ाद हुआ है, बहुत डर का भी माहौल एक होता है कि नहीं अपने देश को नए सिरे से शुरू करना है। तो बहुत लोग अपने हो सकता है कि बच्चियों को ना भेजें एक ऐसे स्कूल में जहाँ पे लड़के और लड़कियाँ दोनों हो। तो इन्होंने कहा कि हम बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करें, यानी उनको और ज़्यादा मोटिवेट करें। इसके लिए बालिका विद्यालय खोले जाएं, ताकि अगर कहीं पर किसी को डर भी है कि हम ऐसे स्कूल में नहीं भेजेंगे जहाँ पे दोनों तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए बालिका विद्यालय भी खोले जाएं, ताकि बालिकाएं सेफ आके अपनी पढ़ाई जो है शुरू कर पाएँ। और अगला पॉइंट है कि गृह विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था की जाए, ये बालिकाओं के लिए स्पेसिफिक गृह विज्ञान की जो शिक्षा उन्हें मिले, क्योंकि हमें केवल शिक्षा को आगे बढ़ाना था। मोटो हमारा उद्देश्य हमारा यही था उस टाइम कि हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। तो काफ़ी सारे इस तरह के सुझाव जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिखाए थे, बताए थे इत्यादि मैंने लिख दिया। और भी एक पॉइंट है, लेकिन हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करा है। तो इस तरीके से आप माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशें और सुझाव देख सकते हैं। अब हम लास्ट टॉपिक आज की वीडियो में माध्यमिक शिक्षा आयोग भारतीय शिक्षा आयोग देखेंगे। तो पहले ध्यान रखिएगा कि भारतीय शिक्षा आयोग को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं और कोठारी आयोग भी कहते हैं। इसका ड्यूरेशन है 1964 से 1966। अब ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखे हैं जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो ये एक पहला आयोग था जो कि मतलब कह सकते हैं कि शिक्षा का एक समग्र रूप जो है इस आयोग ने हमें बताया, हमें काफ़ी सारे चीज़ों के विषय में जो है सुझाव प्रस्तुत किए। यानी इसने लगभग बहुत सारे पॉइंट जो है शिक्षा में, चाहे वो माध्यमिक हो, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे वो उच्च हो, हर तरह की शिक्षा व्यवस्था यानी समग्र रूप से शिक्षा व्यवस्था से संबंधित सुझाव जो है इस आयोग ने हमें बताए थे। तो भारत सरकार ने शिक्षा के पुनर्गठन पर समग्र रूप से सोचने समझने और देश भर के लिए समान शिक्षा नीति का निर्माण करने के उद्देश्य से 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया था। मतलब ये समग्र रूप से यानी शिक्षा के पुनर्गठन पर समग्र रूप से सोचने समझने के लिए इस आयोग को जो है बनाया गया था। मतलब एक व्यापक तरीके से शिक्षा प्रणाली में व्यापक तरीके से किस तरीके से सुधार किया जाए उसको ध्यान में रखते हुए इस आयोग का गठन किया गया था। अब ये आयोग जो है इस आयोग को हम लोग भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो भारतीय शिक्षा आयोग हो, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग हो, ठीक है, और कोठारी आयोग भी, तो वो अभी आगे पॉइंट आपको बताएंगे, क्योंकि देखिए कोठारी जी की अध्यक्षता में हुआ था इसलिए कोठारी आयोग कहते हैं। मैंने पॉइंट भी लिखे हैं आगे। तो पहले तो अगला पॉइंट यह है कि यह भारत का पहला ऐसा आयोग था जिसने शिक्षा प्रणाली में व्यापक तरीके से निपटा था। मतलब इसने हर लगभग शिक्षा के हर क्षेत्र को इसने टच किया था, हर क्षेत्र पे अपनी बात रखी थी, अपने सुझाव बताए थे। तो इस आयोग का गठन भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को किया था। ये हमें पता चल गया, ये इंपॉर्टेंट है कि कब गठन किया था, 14 जुलाई 1964 को। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी ने की थी, जो उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। अब आयोग ने स्कूली शिक्षा की गहन समीक्षा की और 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट पेश की। इन्होंने रिपोर्ट पेश की 29 जून 1966 को। सरकार ने आयोग का गठन किया 14 जुलाई 1964 को। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखने हैं। अब इस रिपोर्ट में कुल 23 सिफारिशें थी, मतलब 23 सिफारिशें इन्होंने अपने रिपोर्ट में बताई थी। हम सारे 23 तो नहीं देखेंगे, हम कुछ इंपॉर्टेंट सिफारिश देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट सुझाव इन्होंने बताए थे हम केवल वो देखेंगे। आपको बस पता होना चाहिए कि कुल 23 सिफारिशें इन्होंने पेश की थी। अब आयोग में देखिए कितने सदस्य थे, तो आयोग में कुल 17 सदस्य, जिनमें से 6 अन्य देशों के शिक्षा विशेषज्ञ थे। ध्यान दीजिएगा, 17 सदस्य इस आयोग में थे, लेकिन 6 उसमें से दूसरे देश के शिक्षा विशेषज्ञ थे। अब प्रोफेसर कोठारी के नाम पर इस आयोग को कोठारी आयोग या कोठारी कमीशन भी कहा जाता है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको बता दिए। अब हम यहाँ पे कोठारी आयोग के सुझाव देख लेते हैं फटाफट। तो कोठारी आयोग ने क्या क्या सुझाव प्रस्तुत किए थे। तो इन्होंने पहले तो ये बताया कि कोठारी आयोग ने 10+2+3 शैक्षिक संरचना का सुझाव दिया था। यानी उन्होंने कहा था जो शिक्षा संरचना है वो कैसे होनी चाहिए, 10+2+3 इस तरीके से आपकी शिक्षा संरचना जो है वो होनी चाहिए। अब आयोग ने त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की थी। जैसे अभी भी हम लोग 10+2+3 तक अभी काफ़ी साल पहले तक कर रहे थे, लेकिन अब तो शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे चेंज हो रही है। नई शिक्षा नीति बिल्कुल अलग हो गई जो 2020 में हम आई थी, लेकिन उसके पहले तक हम लोग 10+2+3 वाले ढर्रे पे ही चले जा रहे थे। तो ये शैक्षिक संरचना जो है कोठारी आयोग में सुझाया गया था कि जो शैक्षिक संरचना होगी वो 10+2+3 के हिसाब से होगी। आयोग ने त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि त्रिभाषा सूत्र में हिंदी होगा, इंग्लिश होगा और एक लोकल लैंग्वेज होगी जो कि वहाँ की स्थानीय भाषा होगी, और जहाँ की स्थानीय भाषा हिंदी है वो एक कोई थर्ड लैंग्वेज सीखेगा। यानी 3 भाषा सूत्र, ये त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश कोठारी आयोग ने ही सुझाया था, और ये सफल नहीं हो पाई थी। अगर देखा जाए तो ये त्रिभाषा सूत्र उतना सफल नहीं हो पाया, लोगों ने काफ़ी जगह विवाद शुरू हो गया इसकी वजह से। ये शायद नवोदय विद्यालय वगैरह में शायद ये चलता है ये त्रिभाषा सूत्र वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन ऐसे आप नॉर्मल अपने विद्यालय में देखें तो ये त्रिभाषा सूत्र का कोई भी अभी तक फॉलो नहीं कर रहा था। इसका तीसरा पॉइंट था कि आयोग ने 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और जरूरी शिक्षा की सिफारिश की थी। कोठारी आयोग ही थे जिन्होंने 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त और जरूरी शिक्षा का कॉन्सेप्ट रखा था अपने सुझाव में। चौथा है, आयोग ने राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड और राज्य शिक्षा विभाग की स्थापना की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड भी होना चाहिए और राज्य शिक्षा बोर्ड भी होना चाहिए, मतलब एक नेशनल लेवल पे शिक्षा बोर्ड होना चाहिए और साथ ही साथ राज्य स्तर पर भी शिक्षा विभाग की स्थापना की जानी चाहिए। राज्य स्तर जो है, राज्य स्तर पर जो विभाग बनेगा वो राज्य की अंतर्गत जो शैक्षिक चीज़ें चल रही हैं, शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसको देखेगा, और जो राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड है वो पूरे देश का मिला के शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी उसको मतलब उसका संचालन करेगा, उसका निरीक्षण वगैरह करेगा। तो इन्होंने इस दोनों विभागों की स्थापना की सिफारिश की थी। अगला है कि आयोग ने समान स्कूल प्रणाली की सिफारिश की थी कि समान स्कूल जो है वो होनी चाहिए। आयोग ने अंशकालिक शिक्षा की शुरुआत की सिफारिश की थी कि जो शिक्षा की शुरुआत है वो अंशकालिक जो है वो होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि बहुत दीर्घकालिक शिक्षा व्यवस्था चले, ऐसी नहीं। उन्होंने कहा कि अंशकालिक शिक्षा जो है उसकी शुरुआत होनी चाहिए। और आयोग ने शिक्षा के सभी स्तरों पर गणित और विज्ञान जैसे विषयों को शामिल करने की सिफारिश की थी। यानी उन्होंने कहा कि सभी स्तर पर गणित और विज्ञान जैसे विषय होने चाहिए, क्योंकि शुरुआत में अगर बच्चों का नींव अच्छा रहेगा गणित और विज्ञान का, तभी देश हमारा, क्योंकि आने वाला समय वैज्ञानिक युग है और गणित और विज्ञान का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि सभी स्तर पर, चाहे वो प्राथमिक स्तर हो, चाहे वो माध्यमिक स्तर हो, चाहे वो उच्च स्तर हो, सभी स्तर पर गणित और विज्ञान जैसे विषयों को शामिल करना चाहिए। अगला उन्होंने कहा कि आयोग ने बालकों बालिकाओं को विज्ञान गणित की शिक्षा देने के लिए समान पाठ्यक्रम की सिफारिश की। यानी उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि बालिकाएं हैं तो वो गणित और विज्ञान नहीं पढ़ेंगी, बालक है तो केवल वो गणित और विज्ञान पढ़ेंगे, क्योंकि बालिकों को ये मान के चल रहा था कि बालिका शिक्षा जो है वो गृह विज्ञान जैसे विषयों में समेट कर रह जाएगी। इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हमें अगर अपने देश को आगे बढ़ाना है तो हमें समान पाठ्यक्रम जो हो, चाहे वो बालक है चाहे बालिका है, हमें गणित और विज्ञान के अगर उन्हें शिक्षा देनी है तो उन लोगों के लिए समान पाठ्यक्रम की जो है व्यवस्था होनी चाहिए। इस चीज़ की सिफारिश भी उन्होंने अपने सुझाव में बताई। और 9वां है, आयोग ने 25% माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक स्कूल में बदलने की सिफारिश की। जो 25% माध्यमिक स्कूल थे उनको उन्होंने कहा कि इन्हें हम व्यावसायिक स्कूल में बदलें ताकि बच्चे जो है व्यावसायिक क्षेत्र में भी आगे बढ़े, उनको व्यावसायिक शिक्षा भी मिल पाए। और अगला है इन्होंने कि आयोग ने सभी बच्चों को प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा में शिक्षा देने की सिफारिश की। यानी उन्होंने ये कहा कि बच्चे की जो मातृभाषा है, यानी ऐसा नहीं कि आप एक भाषा चूज कर लिए कि हमें इस भाषा में पढ़ाई करवानी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। जो प्राथमिक बच्चे हैं, क्योंकि प्राथमिक कक्षा में जो बच्चे हैं वो बहुत छोटे हैं, वो जहाँ पे पले बड़े हैं उनकी जो लोकल भाषा जो मातृभाषा है वो उसको ही अच्छे से समझते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें कि साउथ में, तो अगर हम साउथ में जाके हिंदी या इंग्लिश में पढ़ाने का शुरू करें या हिंदी में पढ़ाइए, क्योंकि इंग्लिश तो नहीं, अगर हम हिंदी में पढ़ाएं तो शायद साउथ में बच्चे जो है अच्छे से नहीं समझेंगे प्राथमिक लेवल पे। तो ये हुआ कि हमें जो प्राथमिक शिक्षा है वो क्या होनी चाहिए, प्राथमिक शिक्षा हमें अब उनकी जो मातृभाषा यानी वहाँ की, जैसे तमिल है तो तेलुगु हो गई, या तमिलनाडु है तो तेलुगु हो गई, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, कन्नड़ हो गई, मतलब जो भी थोड़ा सा इस तरह से, यानी जो लोकल भाषा है वहाँ की, ठीक है। आंध्र प्रदेश में जैसे हो गया तो तेलुगु है, तमिलनाडु में शायद तमिल है, इस तरीके से लैंग्वेज है। तो ये हुआ कि जहाँ की जो लोकल भाषा है ना उस भाषा में वहाँ पर शिक्षा दी जाए, जो मातृभाषा है। जैसे यूपी में है तो यहाँ पर आप हिंदी भाषा हम लोग पढ़ते हैं तो हिंदी भाषा ही बोलते हैं, तो हिंदी हो गया, और गुजरात में है तो गुजराती बोले। जहाँ की जो लोकल भाषा है
वो प्राथमिक कक्षाओं में हमें मातृभाषा में शिक्षा जो है वो देनी चाहिए। तो ये सिफारिश की गई थी कोठारी आयोग में। अगला है कि आयोग ने माध्यमिक स्तर पर स्थानीय भाषाओं के शिक्षा को बढ़ावा देने की सिफारिश की थी। यानी अगर माध्यमिक स्तर पर जब आने की बात हुई तो ये हुआ कि जो स्थानीय भाषा है हमको उस भाषा में जो है शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। यानी धीरे धीरे हम स्थानीय भाषाओं में आ जाते हैं, तो उस चीज़ को फिर माध्यमिक स्तर पर आगे शुरू करें। और इसके अलावा आयोग ने शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति को बेहतर बनाने की सिफारिश की थी। यानी उन्होंने शिक्षकों के बारे में भी सोचा कि शिक्षकों की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक व्यावसायिक स्थिति जो है वो बेहतर हो पाए। तो इसके लिए भी उन्होंने सिफारिश की थी कि शिक्षकों के लिए भी कुछ भला हो। तो बहुत सारे चीज़ों के बारे में जो है इस आयोग ने सुझाव बताए थे। हर एक स्तर को उन्होंने टच करा था। माध्यमिक हो गया, प्राथमिक हो गया, उच्च हो गया, शिक्षकों के लिए हुआ, पाठ्यक्रम के बारे में हो गया, स्त्री शिक्षा को लेके हो गया। तो इन्होंने लगभग हर पहलू को टच किया था अपने सुझाव में। तो ये इत्यादि मैंने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि देखिए बहुत सारे सुझाव इन्होंने देखे थे। 23 सिफारिशें आपने देखा था ना, 23 सिफारिशों के बारे में बात की थी इन्होंने। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, लेकिन हमने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को यहाँ पे रखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखिए हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1986 देखेंगे और कुछ जो महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं वर्तमान में, जैसे आपकी जो सभी बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान हो गया, इस तरीके से जो कुछ योजनाएं चल रही हैं हम वो देखेंगे क्योंकि आपके पेपर में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। तो लास्ट ये अगली वीडियो में आपका ये वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी आधुनिक शिक्षा वगैरह जो वाला टॉपिक था वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जा रही हों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।